वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए उदय जी के साथ आपकी कानूनी समस्याओं को सुलझाते हैं। पहली कॉलर हमारी है दिल्ली से मनीषा वाही जी। मनीषा, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं मनीषा वाही बोल रही हूँ दिल्ली से। हमारी बॉम्बे में एक प्रॉपर्टी है, सोसाइटी फ्लैट है, जो मेरे फादर इन लॉ ने नियर अबाउट 30 इयर्स पहले अपने ब्रदर को दिया था गुड फेथ में, क्योंकि वो वहाँ रह रहे थे और उनका अपना कोई घर नहीं था, तो उन्हें रहने के लिए दे दिया। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम जब उनसे कहते हैं कि खाली करो तो वो नहीं करते हैं खाली, जबकि मतलब नाम सारा मेरे फादर इन लॉ के पे ही है फ्लैट का। वो सिर्फ मेंटेनेंस, बिजली, पानी ये सब दे रहे हैं। जी जरूर। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम लीगली उसे कैसे पा सकते हैं अपनी चीज को वापस। जी मनीषा जी, क्या सलाह होगी सर इनके लिए? पहले तो ये बताइए कि आपके फादर इन लॉ अभी है? बिल्कुल है। हाँ जी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फादर इन लॉ एविक्शन सूट स्मॉल कॉज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, खास करके सिविल कोर्ट, क्योंकि वो किराएदार नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कोई रिसिट नहीं, कुछ नहीं, तो एविक्शन सूट आप फाइल कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं, ये ट्रेसपासिंग का मामला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्लैट आपका है, आपको पोजीशन देना चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि कोई भी इनका आप रेंट रिसिट नहीं है, तो एविक्शन सूट में आप सक्सीड कर सकते हैं। और फादर इन लॉ को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मिल्कियत से अगर उनकी ये प्रॉपर्टी है तो भाई का कोई हक नहीं बनता है। और जबकि उन भाई साहब का अपनी वहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई अपने ये नाम। तो ज्यादा अच्छा है कि बता सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, तो उनकी ये प्रॉपर्टी जरूर नहीं है। आप अगर जब भी आप स्मॉल कॉजेस में या सिटी सिविल में सूट करेंगे, तब भी आप ये बता सकते हैं कि इनको हमें जरूरत है, उनको प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। ये भी आपका एक अच्छा कारण होगा। अच्छे वकील से आप सूट दाखिल कर लीजिए, आपको एविक्शन सूट में सक्सेस मिलने की पूरी संभावना। चलिए, तो ये हुई मनीषा जी आपके लिए सलाह। और अब हमारे पास जो अगला फोन आ रहा है वो है नागपुर से नरेश सक्सेना जी का। नरेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ विनीत जी, मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ जी, जिसमें पहले 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने शॉप्स दी हुई हैं, और बाकी 3rd फ्लोर से 6th फ्लोर तक सिर्फ 30 फ्लैट्स हैं। ये बिल्डिंग 2002 से उन्होंने बेचना शुरू किया था। अभी 2 फ्लैट उन्होंने बिल्डर ने अभी नहीं बेचे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने उनसे कई बार कहा कि हमको ये हाउसिंग सोसाइटी बनाने, मतलब ये हाउसिंग, मतलब एक सोसाइटी बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो उनका कि मेरा काम नहीं है, आप लोग बनाइए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमको इस सोसाइटी के लिए, एक तो इसमें कि जो सोसाइटी बनेगी, क्या इसमें शॉप ओनर्स मेंबर्स होंगे क्या? जी जरूर। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? ऐसा है कि अगर शॉप ओनर्स को बाकायदा दुकानें बेची है तो वो भी सोसाइटी के मेंबर बनेंगे, मगर उनका कमर्शियल रेट होगा और आपका रेसिडेंशियल यानी कि मेंटेनेंस चार्जेस में शायद आपका फर्क पड़ जाए। पर बात यह है कि आपको सोसाइटी रजिस्टर बिल्डर नहीं करता हो तो आद्य उसका वैधानिक कर्तव्य है। नागपुर के ग्राहक मंच में आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं, और अगर बिल्डर ने आपसे पैसे लिए हैं, एग्रीमेंट से लिए है क्या, एग्रीमेंट में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के, तो उनको सोसाइटी रजिस्टर करके ही देना पड़ेगा। नहीं लिए तो आपको पूरा सहकार्य उन्हें देना पड़ेगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जो उनको ग्राहक मन से ऑर्डर मिल जाएगा, वो ऑर्डर नहीं कंप्लाई किया तो वो जेल में भी जा सकते हैं धारा 27 के अंदर। तो आपको ग्राहक मंच नागपुर में बहुत एक्टिव है, आप जाइए जरूर, तकरार गुजारिश एक वकील के थ्रू वहां कर लीजिए और आपका काम होने की पूरी संभावना है। वैसे भी आप उनके ऊपर रजिस्ट्रार के पास जाके आपके 10 लोगों को लेके आप खुद भी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के थ्रू सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिमम 10 मेंबर की आपको जरूरत है। और इस बीच हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब, और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर जी। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर हमारे आ रहे हैं संतोष थवानी जी, पुणे से। संतोष जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए सर। हाँ हेलो सर, एक्चुअली मेरा सवाल है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जी। मैंने यहाँ पुणे में फ्लैट बुक किया है, तो
यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी अभी मुझे ऐसा पता चला है कुछ डिफरेंट सोर्सेस से, कुछ मेरे फ्रेंड ने भी प्रॉपर्टी बुक करी है। तो यहाँ मेरा जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मेरा मैंने ग्राम पंचायत की है, मतलब नियर टू हिंजेवाड़ी है, मैंने फ्लैट बुक किया है। तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी 5% दे आर चार्जिंग, बट मेरे फ्रेंड जो अभी जिसने फ्लैट बुक किया उसके बिल्डर ने उसको 2.5% स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर रहा है। तो और कहीं मैंने फिर अदर रिसोर्सेज से अपने फाइन करवाया, तो कोई बिल्डर 3% मांग रहा है, कुछ 3.5 स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। तो ये एज पर जो जितना ये है, तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जाता है। फिर इतना ये डिस्पैरिटी क्यों आ रही है आप पूछना चाहते हैं? जरूर उदय जी, इनको हम कैसे जवाब? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों का ये सवाल होगा। आज सरकार ने आपके लिए काफी सुविधा दी है, आपको बिल्डर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस में चले जाइए, आपका प्रॉपर्टी का दौरा उनको दे दीजिए, 100 रुपया और जो भी शुल्क वहाँ पे है पूना में वो उनको दे दीजिए, कहिए मुझे एडजुडिकेशन करना है, इसका स्टैम्प ड्यूटी कितना होगा। आपके आज की रेडी रेकनर की मार्केट वैल्यू देख के, जगह लोकेशन देख के वो आपको वैल्यूएशन दे देंगे। अभी जब आप रजिस्ट्रेशन को जाओगे तो शायद आप वहां जाके उनको विनती भी कर सकते हो कि भाई आपने तो ये एडजुडिकेशन किया है, मगर ये एरिया में ये सुविधा नहीं है, ये एरिया गवर्नमेंट लैंड है, इसके ऊपर रिजर्वेशन है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा आपको स्टैम्प ड्यूटी में ऑफिसर राहत भी दे सकता है, मगर उसके लिए क्राइटेरिया है। आप कोई स्टैम्प ड्यूटी एक्सपर्ट को लेके वो एडजुडिकेशन को चैलेंज कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कम करने की, मगर जो कम करने के फैक्टर्स है उसे देख के वो अफसर उसको कम कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो बट कम आपको बिल्डर के पास इसके लिए जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस में जाके इसका एडजुडिकेशन कर लीजिए, आपको सुविधा अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है फिर एक बार पुणे से किरण भिलवाड़ी करने हमें फोन किया। किरण जी पूछिए अपना सवाल। जी हाय, मैंने बिल्डर के साथ रजिस्ट्रेशन किया था। एग्रीमेंट के करने के पहले उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थे मेरे नाम में भी, और एक दो जगह पे और जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक आउट करके पेन से एग्रीमेंट में करेक्शन किया था जी, और वो एग्रीमेंट हो भी गया। और मैंने जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया तब वहाँ पे थोड़ा कंसर्न रेज हुआ, बट समहाउ आई मैनेज टू गेट इट सैंक्शन। लोन मेरा सैंक्शन हो चुका है और अब एग्रीमेंट मेरा बैंक के पास जमा हो गया है। लेकिन बिल्डर को मैंने कहा है कि मुझे वो जो भी करेक्शन किया हुआ है स्ट्राइक आउट, तो उसके ऊपर आगे परेशानी ना हो, मे बी रीसेल के समय। तो बिल्डर इज रेडी कि जो भी करेक्शन करना है, करेक्शन डीड या व्हाटएवर, तो उसके लिए वो रेडी है। बट ये पता नहीं है कि ये हमको फिर से एग्रीमेंट रजिस्टर करना है या नोटराइज करना है, ये क्या करना है? जरूर है, आपकी मदद करेंगे। उदय जी क्या मदद कर सकते हैं? इनको यार रजिस्ट्रेशन दोनों मियाँ बीवी राजी यहाँ पे, तो अच्छा है, रेक्टिफिकेशन डीड इनको करना पड़ेगा। एक अच्छे वकील से आप रेक्टिफिकेशन डीड बनवा लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी आपके सामने जाइए, एडिशनल रेक्टिफिकेशन डीड इन एडिशन टू द एग्रीमेंट करके आप करेक्शन जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सीधी सिंपल सी सलाह आपके लिए। और आगे बढ़ेंगे, अब हमारे अगले कॉलर है जयपुर से दुष्यंत कुमार साहब ने फोन किया। दुष्यंत जी पूछिए अपने सवाल। हाँ जी, मेरा एक फ्लैट रजिस्ट्रेशन किया था मैंने CGEWHO, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में जी, जून 2008 में। अभी उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि जून 2011 तक पोजीशन दे देंगे, पर अभी तक उन्होंने पोजीशन दिया नहीं है, डिले करते जा रहे हैं। उनके जो एक लेटर दिया है उन्होंने, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजन किए हैं कि डिले क्यों हुआ, जिसमें ये बोल रहे हैं कि लेबर की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में सारे लेबर चले गए थे। फिर मॉनसून कुछ आ गया था 2010 की, जिस वजह से कुछ काम रोक दिया गया था। फिर गुजर एजिटेशन हो गया। फिर इंडियन ऑयल प्रेमिसेस में कुछ आग लग गई थी, जिसकी वजह से भी उनका माल आने में दिक्कत हुई। ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो डिक्लेयर्ड फ्लैट एरिया था उसको भी उन्होंने कम कर दिया। बोले कि जो कंस्ट्रक्शन होने के बाद अभी राइट। तो अब आप पूछना चाहते हैं कि ऐसे में आपके पास क्या लीगल अधिकार है कि जो ये सब मनमानी वहां से हो गई है, आप उसके लिए कैसे उनसे निपट सकते हैं? क्या सलाह होगी इनकी? मेरा तो एक ही सवाल है इनको कि क्या आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुआ है? नहीं, एग्रीमेंट तो अभी उन्होंने जो बना के दिया उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि डिले हो जाएगा तो क्या करेंगे। नहीं, बट रजिस्टर्ड है एग्रीमेंट? हाँ, रजिस्टर्ड है। हाँ, तो कोई बात नहीं। एग्रीमेंट में अगर डिले का क्लॉज पे अगर पैसा मांगने की कोई क्लॉजेस है नहीं,
और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना चाहिए इनको, इंक्रीज रेट का या इन्फ्लेटेड रेट का, उनका कोई हक नहीं बनता है, ओल्ड रेट पे आपको देना चाहिए। नहीं देते हो तो आप जरूर ग्राहक मंच के सामने जाइए, सिटी सिविल में भी आप जा सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट अच्छा रहेगा कि आप ग्राहक मंच में जाओ और ग्राहक मंच में तकरार गुजारिश करो। ग्राहक मंच में अंतरिम आदेश आपको मिल सकता है कि ये तीसरे पार्टी को फ्लैट बेचा नहीं जाए और आपको ओल्ड रेट से ही ये फ्लैट मिलेगा, डिलेड पोजीशन का मुआवजा मिलेगा, और अगर ये फ्लैट कंप्लीट नहीं होता है तो आप मार्केट वैल्यू मांग सकते हैं, उसी एरिया में दूसरा फ्लैट मांग सकते हैं अगर उसकी साइज कम है, और जो साइज कम हो गई उसका भी कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा आप मांग सकते हैं। ऐसी ऑर्डर्स आई हुई है आपके नॉलेज के लिए, तो आप जरूर ग्राहक मंच के सामने जाइए और आपको वहां पे आपकी समस्या का हल मिलेगा। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका केस, जैसे यहाँ पे उदय जी ने काफी सारे पॉइंट गिनाए, काफी पुख्ता है, तो आप जरूर जाएं कंज्यूमर फोरम में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके हक में वहां से फैसला भी आएगा और जो भी कुछ आपके डिलेज हुए हैं या फेरबदल हुए उन सब का कंपनसेशन अब आपको मिल सकेगा। और इसी के साथ हम लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। उदय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपके मन में भी सवाल हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए या फिर आपकी प्रॉपर्टी के लीगल मैटर्स, तो आप हमें लिखें pg@moneycontrol.com पर, और साथ ही अपना फोन नंबर और पता जरूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।